प्रिय स्टूडेंट्स, अब व्यक्ति और माध्यम, इसके अंतर्गत अभी हम आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। उल्टा पिरामिड शैली में पढ़ाया था। उल्टा पिरामिड शैली का ये मतलब होता है कि जो महत्वपूर्ण समाचार है उससे पहले और उससे कम महत्वपूर्ण समाचार उसका अगला स्टेप, इस तरह से जो सबसे कम महत्वपूर्ण से सबसे बाद में लिखते चले जाएंगे। इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली के बाद अब आपको बताना है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें, तो इस बुनियादी यानी इसकी मुख्य बातें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ध्यान देते हैं कि साफ़ सुथरी टाइप कॉपी हमें प्राप्त होना चाहिए। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होता है, इसलिए उनके लेखन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जाना चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत न हो। अगर समाचार कॉपी टाइप और साफ सुथरी नहीं होगी तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका अटकेंगे, गलत पढ़ेंगे, खतरा होगा जिससे समाचार गलत पहुंचेगा और उससे हमारी असावधानिता का भी पता लगेगा। इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है और वे भ्रमित हो जाते हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया मतलब जो जगह होती है साइड, इसको छोड़ा जाना चाहिए पर्याप्त। और पृष्ठ 12-13 शब्द और एक लाइन में 12-13 शब्द होना चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होना चाहिए और प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में सुसंगतता से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने की सुविधा होनी चाहिए कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन संक्षिप्त अक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। क्योंकि ये रेडियो समाचार हैं, इसमें बहुत सावधानी रखी जाती है कि समाचार पढ़ते समय कोई भी त्रुटि ना होने पाए। अगला डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार में ही गुथी होती है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह सुबह छपकर आता है और जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, पहले भी था। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का प्रयोग बार बार करते हैं। इस तरह से बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल हम करते हैं। संक्षिप्त अक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर जो कठिन शब्द हैं उनके प्रयोग से बचा जाए, जिनमें जबान लड़खड़ाती है उनका ध्यान रखा जाए। अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा कर दिया जाए, फिर जो संक्षिप्त अक्षर हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ISI, बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। इसके बाद आता है संचार के साधन के अंतर्गत टेलीविज़न। रेडियो आपका पूरा हो चुका। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करने लगते हैं तो यह बात साफ हो जाती है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है और दृश्यों के माध्यम से बोलने वाले को थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर देखने वाले दृश्य के अनुकूल हैं या नहीं है। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लिखने की शर्तों की चर्चा की है, लेकिन टेलीविज़न में लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग होता है।
क्योंकि इसमें बीच बीच में पिक्चरों का समावेश होता है। इसमें कम से कम शब्दों से ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लिखन है। दृश्य यानी जो आप दृश्य देखते हैं, विजुअल देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं। दृश्य यानी कैमरे के लिए से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर आप खबरें उन्हीं के आधार पर खबरें बुनी जाती हैं। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बातें लिखेंगे, शॉट्स समंदर के हैं तो हम समंदर की ही बातें लिखेंगे। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर है तो अखबार में आमतौर पर इस खबर को इंट्रो कुछ इस प्रकार से करेंगे। दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और साथ में वीडियो का कैमरा दिखा दिया। तो इस तरह से काफ़ी आपको कैमरा दिख रहा है तो आपको उतने समय शांत रहने का मौका मिल जाता है, जबकि रेडियो में शांत रहने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है, जिसका शुरुआती हिस्सा इसमें कुछ खबर होती है और बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जो पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्से में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीके पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों की बात करते हैं। अखबार में जिस तरह इंट्रो हमने लिखा है उसमें टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेज़ी से फैल गई। इस तरह से टेलीविज़न के माध्यम से, क्योंकि आपने दिखा दिया है तो कम बोलना पड़ता है, रेडियो में ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो टीवी खबरों के विभिन्न चरण क्या क्या होते हैं। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में ये सूचनाएं कई चरणों में दी जाती हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जैसे ब्रेकिंग न्यूज या फ्लैश न्यूज। दूसरा होता है ड्राई एंकर, तीसरा होता है फोन इन, चौथा होता है एंकर विजुअल और 5वां होता है एंकर बाइट और फिर लाइव, फिर एंकर पैकेज। अब इनकी एक एक के बाद परिभाषा सुनते जाइए क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है जो टीवी के नीचे आती रहती है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे क्या हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों की रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचना देता रहता है। फोन इन क्या होता है। फोन इन इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्ट से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं सब दर्शकों को उपलब्ध कराता है। इसके बाद आता है एंकर विजुअल। तो एंकर विजुअल यानी जिसमें आपको दिखाई दे। जब घटना के दृश्य विजुअल मिल जाते हैं तो उन दृश्यों को एंकर के द्वारा दिखाया जाता है। तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। उस खबर की शुरुआत भी आरंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। इसके बाद एंकर बाइट। अभी पूछा गया था कि एंकर बाइट क्या है। तो बाइट यानी कथन, स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं वो बाइट कहलाता है। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए सबसे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर की प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव, कोई भी घटना तुरंत घटना स्थल से दिखाई जाती है उसे लाइव कहते हैं। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके ताकि उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाए। इसके लिए मौके पर
मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते हैं। जो बहुत जल्दी दिखाता है, तीव्रता से दिखाता है, उसके चैनल की रेटिंग अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब एंकर पैकेज क्या है? पैकेज किसी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य और उससे जुड़े लोगों की बाइट यानी कथन और ग्राफिक के जरिए और बहुत सारे ग्राफ, किस तरह से घटना बढ़ रही है, घट रही है, हमारे देश में इसका क्या सांख्यिकी वैल्यू है, वो ग्राफ के माध्यम से हम दर्शा देते हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके। इसमें निहित अर्थ को सामने लाना ताकि खबर के बारे सारे आयाम खुल सकें। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली होती है। पहला वाक्य के वर्णन में शुरू में होता है कि जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे, ऐसे टॉपिक लगा देते हैं, फिर उसके बाद लिखना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते छात्र, ये मेन हेडिंग है। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली कैसी होना चाहिए? दरअसल किसी भी तरह की लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है। रेडियो और टीवी की जो पत्रकारिता का भी नहीं, प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी है। तो रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम हैं जिनके द्वारा हम आम आदमी तक की चर्चाओं को आम आदमियों तक पहुंचाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में इसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक, मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी आते हैं। इन सभी लोगों की सूचनाओं की ज़रूरतें पूरी करना रेडियो और टेलीविज़न का उद्देश्य होता है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता न करना पड़े। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल से जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टेलीविज़न समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय है कि वाक्य छोटे हों, सीधे हों, स्पष्ट हों। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते, उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप जब कोई खबर लिख रहे हैं तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें और उसको सोचें, और उसके बारे में अगर आपको खबर अपने माता पिता, छोटी बहन, सहपाठी को बतानी होती है तो कैसे बताएं? इसी माध्यम से बताएंगे। रेडियो और टेलीविज़न में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह भी है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें, ताकि उसे आपको पता लगे कि कैसे ये हमारा दूसरों तक इसका असर पड़ेगा। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है और उसे किस ढंग से बोलना चाहिए। उसे पढ़ने में समाचार वाचक या वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से हम इस बातों का ध्यान देते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट। तो इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता इनके रूप में जानी जाती है। इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे जो कुछ कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हो गए हैं या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते, क्योंकि इंटरनेट उन्हें सारी दुनिया की छोटे से समय में बहुत सारी विस्तृत रूप से जानकारी दे देता है, जिससे उनकी परिपक्वता बढ़ जाती है। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत सी लगी रहती है और वो इंटरनेट के माध्यम से अपनी लत को पूरा कर लेते हैं। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हर साल करीब 50-55% इस रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की चर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइल को अच्छी तरह से खंगाल सकते हैं।
तो सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतर औजार है, वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। इससे बचना हम इससे कितनी सुरक्षित बारीकी से बचे रहें, क्योंकि बुराइयों में उलझना बड़ी सरलता से उलझ जाते हैं और बुराइयाँ एक कांटे होते हैं और कांटों में उलझा हुआ व्यक्ति फिर निकल नहीं पाता है। इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर पत्रकारिता भी दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग। दूसरा, रिपोर्टर और खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचार का संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च और शोध का काम इंटरनेट में बेहद आसान कर दिया है। आप वैज्ञानिक तकनीकों का बहुत बारीकी से परीक्षण कर सकते हैं और अपने ज्ञान को वर्धन कर सकते हैं। टेलीविज़न या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी अखबार की कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता है, वहीं आज चंद मिनटों में हम इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल नेटवर्क के माध्यम से बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि खोज सकते हैं। एक ज़माना था जब टेलीप्रिंटर 1 मिनट में 80 शब्द की जगह दूसरी जगह भेज देता था। टेलीप्रिंटर के माध्यम से जो टेलीग्राम भेजा जाता था। आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। ये इंटरनेट का कमाल नहीं है तो क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल। इसके फायदों से शायद ही कोई एंकर करे, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता है। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही तो वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है कि नहीं? इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियाँ, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं तो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने, कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। चूँकि यह अलग माध्यम है, इसलिए इस पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा है। इस तरह से आप इंटरनेट को देखते जाएंगे और उसको समझेंगे तो आपको इंटरनेट के संबंधी बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में सुविधा होगी। जय हिंद, जय भारत।